नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कोरोना के नए खतरे की, कोरोना के बढ़ते खतरे की। इस खतरे की आहट को देखते हुए सभी राज्यों से कोविड वॉर रूम्स को फिर से एक्टिव करने को कहा गया है। इस खतरे की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोरोना पर रिव्यू मीटिंग बुलाई है, जिसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। दिल्ली में आज जो नए केसेस सामने आए वो पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा हैं। दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नए साल और क्रिसमस के मौके पर होने वाली गैदरिंग, कल्चरल इवेंट्स और पब्लिक फंक्शन पर रोक लगा दी है। दुकानों और मॉल्स में नो मास्क, नो एंट्री के रूल को अब सख्ती से लागू करने को कहा गया है। दिल्ली के पड़ोस में हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी से वैक्सीनेशन को मैंडेटरी कर दिया है। 1 जनवरी से फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को ही शॉपिंग मॉल्स और सिनेमा घरों जैसे पब्लिक प्लेसेस में एंट्री मिलेगी। 1 जनवरी से वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोग ही बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में एंट्री कर पाएंगे। मुंबई में भी केसेस तेजी से बढ़ने लगे हैं। जहां पिछले हफ्ते तक 300 केस आते थे, अब एक दिन में 500 केस आ रहे हैं। इसीलिए मुंबई ने फैसला किया कि अगर केसेस इसी तरह बढ़ते रहे तो वहां भी सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी। और ये 2 उदाहरण हैं। हालांकि आज इन केसेस का नंबर ज्यादा नहीं लगता, लेकिन हम देख चुके हैं कि केसेस जब बढ़ना शुरू होते हैं तो 2-3 महीने में लाखों लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। खतरे की एक वजह ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जो बहुत तेजी से फैलता है। सिर्फ 20 दिन के अंदर भारत में ओमिक्रॉन केसेस की संख्या 2 से बढ़कर 236 हो गई है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तेजी से फैलने लगा है, उसके हिसाब से फरवरी में तीसरी लहर, थर्ड वेव आ सकती है। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या तीसरी लहर दूसरी लहर जैसी खतरनाक होगी? क्या फिर से हॉस्पिटल्स में बेड कम पड़ जाएंगे? क्या फिर से ऑक्सीजन के लिए हाथ फैलाने पड़ेंगे? दर दर भटकना पड़ेगा? क्या फिर से लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा? क्या अब बूस्टर डोज लगाना जरूरी हो गया है? और यह सवाल सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया के सामने है। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट कराने के लिए फिर से लंबी लंबी लाइनें लगने लगी हैं। अमेरिका में तो आज प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा उन्होंने घर घर जाकर टेस्ट कराने के लिए 50 करोड़ रैपिड टेस्ट किट खरीदने का प्लान बनाया है। ब्रिटेन में हालत और ज्यादा खराब है। यहां 80% लोगों को वैक्सीन के डबल डोज लग चुकी है। 50% लोग बूस्टर डोज ले चुके हैं। तो भी एक दिन में 90,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। हालांकि रात की बात यह कि हॉस्पिटल में जाने वाले लोगों की संख्या अब कम हो रही है। यूरोप में ज्यादा देशों का यही हाल है। केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 70 गुना इंफेक्शियस है। जब अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों की तरफ देखते हैं तो लगता है कि खतरा बिल्कुल सामने खड़ा है। लेकिन हमारे यहां लोग कोरोना के खतरे के प्रति पूरी तरह बेपरवाह हैं। राज्य सरकारों को इसीलिए पाबंदियां लगानी पड़ रही हैं, क्योंकि लोग लापरवाह हैं। और मैं आपको इस लापरवाही की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें चौंकाने वाली भी हैं और उससे ज्यादा डराने वाली भी हैं। ये तस्वीरें हमारे रिपोर्टर्स ने देश के अलग अलग शहरों से भेजी हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली, मुंबई और पटना के विजुअल्स में आपको दिखाऊंगा, जो वाकई में हैरान करने वाले हैं और परेशान करने वाले भी हैं। बड़े बड़े बाजारों में, शॉपिंग सेंटर्स में हजारों लोग शॉपिंग के लिए घूमने फिरने आ रहे हैं। भीड़ से भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि कोई भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करता हुआ दिखाई नहीं देता। सैंपल के तौर पर सबसे पहले सरोजिनी नगर मार्केट की तस्वीरें देखिए। सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है। एक दूसरे से सटकर लोग शॉपिंग कर रहे हैं। तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि शॉपिंग करने आए लोगों को कोरोना का कोई डर नहीं है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बहुत से लोग इस भीड़ में बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। सरोजिनी नगर हो, लाजपत नगर हो, चांदनी चौक हो या लक्ष्मी नगर, कहीं पर भी कोविड नॉर्म्स का पालन होता दिखाई नहीं देता। लोगों ने इस साल के शुरुआत में भी ऐसी गलती की थी, जिसके कारण पूरे देश ने कोरोना वायरस की सेकेंड वेव की चुनौती को झेला। अब सिचुएशन काबू में है, वैक्सीनेशन हो रहा है, तो लगता है लोगों ने फिर से कोरोना को
टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। इंडिया टीवी के संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट से जो रिपोर्ट भेजी है, उसे देखकर आपको भी ऐसा ही लगेगा। मार्केट के बीचों बीच का ये हिस्सा है जहां पर इस वक्त भारी भीड़ लोगों की है और कोरोना को ताक पे रखते हुए किस तरीके से यहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, मास्क नहीं पहना गया है लोगों के द्वारा। और जब लोगों से पूछा जा रहा है कि मास्क क्यों नहीं पहनते हैं, तो लोगों की तरफ से तर्क दिए जाते हैं कि मास्क हाथ में है, मास्क जेब में है, या फिर कोरोना ही खत्म हो गया है। लोग ये तक कह रहे हैं। मास्क नहीं, आप कोरोना का डर नहीं है? कोरोना वैक्सीनेटेड, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्सीनेटेड, वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना सह लेंगे थोड़ा सह लेंगे थोड़ा। फैमिली को भी सफर कराएंगे? नहीं, फैमिली एवरीबडी इज वैक्सीनेटेड, बट अब इतनी भीड़ है, कोई बंदा कैसे ब्रीथ करे, अब भीड़ ही इतनी है। मैडम मास्क भी सही से लगाया? सॉरी मैम। कोरोना का डर नहीं है क्या? मास्क डर नहीं है कोरोना का? सर मास्क नहीं लगाया आपने? नहीं लगाया, मर्जी अपनी। क्यों? डर नहीं कोरोना का? बिल्कुल डर नहीं है, कोरोना है ही नहीं, सब झूठ है, कोरोना नहीं है। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? कहाँ है मास्क आपका? डर नहीं है आपको कोरोना का? हर तरफ पूरे कॉरिडोर में भीड़ इतनी ज्यादा है कि चलते फिरते लोग एक दूसरे से टकरा रहे हैं और जाहिर तौर पर यही वजह है कि कोरोना का संक्रमण ऐसी जगहों से ही फैलता है। और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों की लापरवाही और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और बीच में जब कोविड के केसेस कम हुए थे, कुछ रिलैक्सेशन लोगों को मिली थी, तब लोगों ने उन रिलैक्सेशन का ज्यादा फायदा उठा लिया और ऐसे ही सीधा मार्केट्स में लोग पहुंचने लगे। और मार्केट्स में ज्यादा भीड़ जब होने लगती है तभी वजह होती है कि कोरोना के केसेस ज्यादा बढ़ने लगते हैं। और अब भी ऐसे ही हालात दिल्ली में देखे गए हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर मार्केट का भी हाल ऐसा ही है। सोशल डिस्टेंसिंग गायब है। एक्सपर्ट कहते हैं कि कोरोना वायरस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है मास्क लगाना, लेकिन बाजार में जो लोग आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर मास्क को या तो लगाते नहीं, अगर लगाते भी तो ठीक से नहीं लगाते। पूछने पर जितने लोग उतने बहाने। ऐसी ही लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को इन्विटेशन दे सकती है। आपको लगता है कि मास्क बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सर मास्क। तो आपने क्यों नहीं पहना हुआ? गलती होगी। मास्क आपने प्रॉपर सही तरीके से नहीं पहना हुआ। 57 केसेस नए वेरिएंट के दिल्ली में आ गए हैं। आपको लगता है कि ये खतरा हो सकता है अगर ऐसी लापरवाही होगी? जरूरी डालना जरूरी है। आगे से आप पहनेंगे सही तरीके से नाक के ऊपर? सॉरी भैया आप शॉपिंग के लिए आए हो? हाँ भैया। मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क मेरे पास है, फिर नहीं पहना, मुझे आस्मा है इसलिए। अस्थमा है आपको पता है कि नए वेरिएंट इतना, उसके केसेस इतने बढ़ रहे हैं, खतरा हो सकता है मार्केट? हाँ भैया। मास्क क्यों नहीं नाक पे लगाया हुआ है? भैया अभी फोन से बात करके आया था, अभी उतारा है। लेकिन आप भीड़ में खड़े हुए हैं। हाँ जी, गलती होगी जी। मास्क क्यों नहीं पहन रखे आप? सर अभी वो भेलपूरी खा रहे थे ना, इसलिए उतार रहा था बस। लेकिन आपको पता है खतरा बढ़ रहा है, दोबारा से केसेस बढ़ रहे हैं। बस अभी उसके लिए ही उतार रहा था मास्क। सर मास्क पूरे नाक पे क्यों नहीं कवर कर रहे हैं? मास्क अभी सर मैं उनसे बात कर रहा था, इसलिए नहीं लगाया था। मास्क लगा नया वेरिएंट है, उसके 57 मामले दिल्ली में है, ये खतरा हो सकता है आप लोगों के लिए? मालूम है जी, मालूम है। लोगों का ऐसा व्यवहार, उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया, मास्क को लेकर ऐसी बहानेबाजी इसलिए परेशान करने वाली है क्योंकि हमारे मुल्क में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। जब 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट डिटेक्ट हुआ था तो एक स्टेट में सिर्फ 2 केस थे, मगर अगले 15 दिन में यह नंबर सीधे 50 गुना बढ़कर 100 पहुंच गया और आज 22 तारीख को ओमिक्रॉन वेरिएंट के ऑफिशियल कंफर्म केसेस 200 से ज्यादा हो चुके हैं। यानी सिर्फ 5 दिन में नए वेरिएंट के मरीजों की संख्या डबल हो गई। ये वो केसेस हैं जो एयरपोर्ट पर डिटेक्ट किए गए। इनके कांटेक्ट में आए लोगों को अभी ट्रेस किया जा रहा है, इसलिए ये भी एक्चुअल नंबर्स नहीं है। इसीलिए दिल्ली में अब हर कोरोना पॉजिटिव केस के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है, जिससे पता चल सके लोग कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से इंफेक्टेड हैं या ओमिक्रॉन या फिर किसी और वेरिएंट से। आज से सारे केस 100% जाएंगे। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, कई अखबारों में छपा है कि कैपेसिटी नहीं है। अभी हमारे पास दिल्ली सरकार के पास ही लगभग 200 टेस्ट डोज करने की कैपेसिटी सेंटर की, उससे भी ज़्यादा है। तो इन्हें 400-500 तक भी सबकी की जा सकती है। तो हमने यही कहा है कि अभी जब तक 400-500 केसेज तब तक सारी करिए। तो अभी तो 100-125 केसेज आ रहे हैं, तो सबकी जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे तब पता लगेगा कि सोसाइटी में कितने लोग हैं
हो क्या रहा है कि जो एयरपोर्ट से आए वो सारे ओमिक्रॉन निकल रहे हैं, काफ़ी सारे निकल रहे हैं, ओमिक्रॉन निकल रहे हैं। जो सोसाइटी से है हमें पता नहीं लग पा रहा, तो इसलिए 100% करेंगे तो पता लगेगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाना कोई आसान काम नहीं है। जीनोम सीक्वेंसिंग में वक्त लगता है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हमारे पास अभी इनफ इक्विपमेंट भी नहीं है। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट की जो डेंजर स्पीड है उसको देखकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। घर के भीतर वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखना है। बाहर निकलने पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है। लेकिन दिक्कत यही है, सिचुएशन जरा सी इंप्रूव होती है तो लोग लापरवाह हो जाते हैं। मुंबई से भी ऐसी ही तस्वीरें आई हैं जिनसे पता लगता है कि लोग एक बार फिर से कोरोना को हल्के में लेने की गलती करने लगे हैं। मुंबई लंबे समय तक कोरोना का हॉटस्पॉट बना रहा था, जिसके बाद बीएमसी ने साइंटिफिक तरीके से धीरे धीरे वहां कोरोना को कंट्रोल किया। लेकिन इन दिनों मुंबई के लोग फिर से लापरवाही करने लगे हैं। मुंबई की हर मार्केट में भीड़ दिखाई देती है। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा पेशेंट महाराष्ट्र में मिले हैं। मुंबई इंटरनेशनल हब है, बाहर लोग यहां आते हैं, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन बढ़ने का डर भी अब सबसे ज्यादा यही है। जब हमारी संवाददाता नम्रता ने मुंबई के बाजारों में जाकर जायजा लिया, वहां जाकर चेक किया कितने लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं, तो सिचुएशन चिंता में डालने वाली थी। मुंबई के सबसे बड़े बाजार क्रॉफर्ड मार्केट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपकी जहाँ जहाँ नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको लोग ही नज़र आएंगे। ओमिक्रॉन की जो केसेस हैं, सिर्फ मुंबई की बात करूँ तो 30 जो मरीज़ हैं अब तक मुंबई से सामने आए, जबकि पूरे महाराष्ट्र में 65 के करीब जो केसेस हैं वो सामने आए हैं। उसके बावजूद क्रिसमस का मौका है, नए साल की जो तैयारियाँ हैं वो भी शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर बाज़ारों में जो भीड़ है खरीदारी को लेकर वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर अगर आप देख पाएं तो बीएमसी के जो मार्शल्स हैं वो लगातार मास्क के लिए लोगों को फाइन लगाते भी नजर आ रहे हैं। बावजूद इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग तो आपको नजर बिल्कुल भी नहीं आएगी। यहाँ पर जो मुंबई पुलिस की टीम है वो भी लगातार यहाँ पर अनाउंस कर रही है कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। और ये जो भीड़ भाड़ है वो भी लगातार जो है इस तरह के बाजारों में बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे त्यौहार नजदीक आ रहे हैं ये भीड़ दुगनी से तिगुनी जो है वो नजर आने लगती है। दिल्ली की तरह मुंबई में भी कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। आज कोरोना के 490 नए केसेस मिले हैं, जबकि पिछले एक हफ्ते से मुंबई में 300 के आसपास नए केस आते थे। मुंबई की ये सिचुएशन देखने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार को ऐसा नहीं लगता कि कोई स्टेप लेने की जरूरत है। मुंबई के गार्जियन मिनिस्टर असलम शेख कहते हैं कि जब समय आएगा तो जरूरी कदम उठाए जाएंगे। आप देखिए कि पूरी तरीके से यूके खुला हुआ था। अब यूके में हर रोज जो है 10-10, 20-20, 30-30 हजार केस आ रहे हैं। अमेरिका में 10-10, 20-20, 30 हजार। अगर इस तरीके की परिस्थिति आज तो हमारे पास नहीं है, हमने इसलिए काफ़ी कड़क स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लाई हुई है, SOPs लाई हुई, ताकि जो एस्टैब्लिशमेंट है होटल्स वगैरह वो इस तरीके से चले। पब्लिक के लिए गाइडलाइंस चले कि शादी ब्याह हो तो इस तरीके से करे, छोटा मोटा उनका कार्यक्रम है तो इस तरीके से करे। सारी चीज़ें होने के बाद कोई भी चीज़ जब हाथ के बाहर जाएगी तब एक एक करके रिस्ट्रिक्शन लाना जो है वो वाजिब होगा। आज मार्केट में काफ़ी भीड़ हो रही है, चौपाटियों पर भीड़ हो रही है। लोग जो है नियमों का अभी भी पालन करते दिखाई नहीं दे रहे, सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर मास्क लगाना हो, उसको आप कैसे देखते हैं? अभी भी लोग जो है अवेयर नहीं हो रहे, लोग जो कोरोना को सीरियसली नहीं ले रहे। ऑलरेडी क्रिसमस को और न्यू ईयर को देखते हुए पुलिस को जो है सख्त आदेश दिए हुए हैं। किसी भी पब्लिक प्लेसेस पर, चाहे गेटवे ऑफ इंडिया हो, चाहे बीचेस हो, चाहे जुहू बीच हो या हमारा जुहू चौपाटी हो, जहाँ पे मरीन ड्राइव हो, जहाँ ज़्यादा संख्या में होती है पब्लिक, वहाँ पे उन्हें मना कर रखा है। और आप देखिएगा कि पिछली बार जिस तरीके से पब्लिक को हमने जमा नहीं होने दिया था उसी तरीके से इस साल भी होगा। मंत्री जी कह रहे हैं कि पब्लिक को जमा नहीं होने दिया और पब्लिक हर मार्केट में जमा हो रही है। देश के दो सबसे बड़े शहर हैं दिल्ली और मुंबई। दोनों के उदाहरण आपने देखे हैं। अब मैं आपको दूसरे शहरों के मार्केट का भी अंदाजा दिखा देता हूं, वहां क्या हाल है ये भी देख लीजिए। सेकेंड वेव के दौरान बहुत मुश्किल झेलने वाले बिहार में एक बार फिर से लोग लापरवाह हो रहे हैं। राजधानी पटना के पास स्टेशन मार्केट है। यहां पर लोग तो शॉपिंग करते ही हैं, बाहर से भी
काफी नंबर्स में खरीदार आते हैं। जब हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र पटना के स्टेशन मार्केट पहुंचे तो वहां की हालत बेहद डरावनी थी। बाजार में ऐसे लोगों को खोजना मुश्किल था जिसने मास्क पहना हो। ये एक मार्केट है और यहाँ पर हर दुकान पर काफ़ी संख्या में लोग खड़े हैं और बिल्कुल एक दूसरे से करीब। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ यहाँ दिखाई नहीं दे रही है और हैरानी की बात है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ मास्क पहने हमें नज़र नहीं आ रहा है। इक्का दुक्का लोग नज़र आ भी रहे हैं तो उन्होंने ठीक से मास्क नहीं पहना है। आपने मास्क नहीं पहना है? ना मास्क रखू है तो रंगदारी कर। ग्राहक आ रहे होंगे, उनको तो आप कोरोना दे देंगे यदि आप कोरोना संक्रमित होंगे। पहन लेते हैं सर, पहन लीजिए मास्क पहन ले रहे ना आप लीजिए सर। डर नहीं लगता कोरोना से? डर लगे नहीं, किसको प्राण से ये रुमाल पॉकेट में रखते हैं? डर किसको नहीं है सर। मास्क नहीं पहना आप? अरे लिए हुए पॉकेट में रखे हुए हैं। पॉकेट में रखने से कोरोना से बच जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बिना मास्क पहने बाजार में आई है जहाँ इतनी अधिक भीड़ है। नहीं, सांस फूलता है ना मेरा, इस वजह से मास्क निकाल। अभी खाना खाए ना हम लोग तो अभी निकाले हैं। क्या बेचते हैं आप? ये तो चिटा बेचते हैं और क्या? बस यही। मुझे तो लग रहा है आप कोरोना भी बेचते हैं। नहीं, क्योंकि आपने मास्क नहीं पहना है तो जो कस्टमर आएगा उसको आप कोरोना दे देंगे। मास्क है। वैक्सीन ले लिए हैं सर। अच्छा, वैक्सीन ले लिए इसलिए नहीं पहनते हैं मास्क? नहीं, जैसा प्रॉब्लम है साइनेक्स का, इसलिए नहीं पहनते। अगर वक्त होता तो मैं आपको कम से कम 10 और शहरों से इसी तरह की हालत दिखा सकता था। और ये लापरवाही बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। अच्छी बात है कि देश में पिछले कई हफ्तों में कोरोना के डेली केसेस 7,000 के आसपास रह गए हैं, लेकिन नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के साथ कोविड इन्फेक्शन का विस्फोट हो सकता है। इसीलिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड पर रिव्यू करने के लिए एक मीटिंग बुलाई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों को ओमिक्रॉन पर आज एडवाइजरी भेजी। राज्यों को बताया गया कि ओमिक्रॉन की स्पीड डेल्टा से 3 गुना ज्यादा है, इसलिए सभी स्टेट अपने यहां कोरोना वॉर रूम एक्टिवेट करें, जरूरी लगे तो नाइट कर्फ्यू लगाएं, इन्फेक्शन की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग की स्पीड बढ़ाएं, डोर टू डोर सर्च अभियान चलाएं, वैक्सीनेशन को 100% करने के लिए पूरी ताकत से काम करें, क्योंकि ओमिक्रॉन का संक्रमण अगर तेजी से फैलने लगा तो उस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये वेरिएंट ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि चाहे कोई भी वेरिएंट हो, 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक की वैक्सीन लगाना, तो जिन लोगों को वैक्सीन की जरूरत है, जिन्होंने नहीं लगाई है, चाहे वो फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज हो, उनको आगे आके अपना पूरा वैक्सीन लगानी चाहिए। और दूसरा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हमें ये देखना चाहिए कि हम मास्क रेगुलरली लगाएं, भीड़ ना इकट्ठे होने दें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं और ऐसे इवेंट्स ना होने दें जो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हो सकते हैं। तो इंडोर एनवायरनमेंट में अगर वेंटिलेशन ठीक नहीं है और भीड़ है तो वहाँ पे वायरस एकदम फैल सकता है। और ऐसे फंक्शंस ना होने दें जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और मास्क नहीं लगाते हैं। तो अवॉइड सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन अगर हम करें तो इससे हम बच सकते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर राज्य सरकारें अलर्ट हैं। अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं जिससे ओमिक्रॉन को आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोका जा सके, केसेस को तेजी से बढ़ने से रोका जा सके। मुंबई में बीएमसी ने क्रिसमस और नए साल की पार्टीज के लिए एडवाइजरी जारी की है। कहीं पर भी कैपेसिटी का 50% से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो सकते हैं। वहीं दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर की भीड़ इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। कर्नाटक ने न्यू ईयर के जश्न पर रोक लगा दी है। गुजरात के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है और वैक्सीनेशन तेज करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा में मैंने आपको बताया 1 जनवरी से सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल्स में उन्हीं लोगों की एंट्री हो सकेगी जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। पंजाब ने तय किया कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलेगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है। लोगों को ओमिक्रॉन से सेफ करने के लिए केंद्र सरकार वैक्सीन की बूस्टर डोज देने के बारे में विचार कर रही है। As we have said and as the Honorable Health Minister Sahab has said in the Parliament, the need and the timing and the nature of boosting, if any, will be based on scientific decisions, scientific thinking, and that is what the government is engaged with. आज मैंने कई डॉक्टर्स से, एक्सपर्ट से बात की। सब कहते हैं खतरा तो है, पर कितना बड़ा है आज दावे से कोई नहीं कह सकता,
क्योंकि दोनों डोज ले चुके लोगों को भी कोरोना का इन्फेक्शन हो रहा है। आज अखिलेश यादव की वाइफ डिंपल यादव ने ट्वीट करके बताया कि वो और उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव हैं। डिंपल ने लिखा कि वो फुल्ली वैक्सीनेटेड है और उनमें कोरोना के कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे। ये एक उदाहरण है और यह सही है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद इंफेक्शन हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही माइल्ड होगा। वायरस हमला तो करेगा, लेकिन वैक्सीन लेने की वजह से कोरोना का हमला घातक नहीं होगा, ज्यादा डेंजरस नहीं होगा। ज्यादातर केसेस में हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो लोग 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं या जो लोग कोमॉर्बिड हैं, उनके लिए यह इंफेक्शन भी जानलेवा हो सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाए हुए 6 महीने हो गए, उन्हें भी बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। अब हमारे यहां वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, इसलिए यह काम जल्दी शुरू हो सकता है, बूस्टर डोज लगवाई जा सकती है। और यह सही है कि ओमिक्रॉन ज्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन यह डेल्टा जितना खतरनाक नहीं होता, यह भी एक्सपर्ट्स कहते हैं। डॉक्टर्स कह रहे थे अगर लोगों ने सावधानी बरती तो हॉस्पिटल में बेड की कमी या ऑक्सीजन की मारामारी जैसी हालत नहीं होगी। कोरोना मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि शायद फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति अब नहीं आए, लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से केसेस की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है, तेजी से बढ़ सकती है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। भीड़ भाड़ से बचने की जरूरत है। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क लगाने की जरूरत है, लेकिन अगर लोग लापरवाही करते रहे, भीड़ भाड़ में बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूमते रहे, तो कोरोना का वेरिएंट फैलता रहेगा और उसे म्यूटेशन का मौका मिलता रहेगा, और यह चिंता की बात है। अब मैं आपको दुनिया का हाल भी दिखा देता हूं। मेरे पास कुछ तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया से आई हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना की टेस्टिंग के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं। हजारों लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी की है, जहां कोरोना वायरस के नंबर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं। सिडनी में इतनी बड़ी संख्या में कोविड टेस्टिंग की सुविधा नहीं है, इसलिए गाड़ियां भी कई किलोमीटर लंबी लाइन में लगी हुई हैं, और जो लोग वॉक इन टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं उन्हें भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के 106 देशों में डिटेक्ट हो चुका है। WHO के मुताबिक कई देशों में इसका कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी शुरू हो चुका है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, मेडिसिन में सबसे ज्यादा एडवांस्ड अमेरिका, अपने यहां इस वायरस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अमेरिका में अब भी रोज करीब 1,80,000 नए कोविड केसेस आ रहे हैं। इनमें से लगभग 75% केसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्टेड एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। नए वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए जो बाइडेन सरकार ने 50 करोड़ रैपिड टेस्टिंग किट खरीदने का फैसला किया है, क्योंकि अमेरिका में भी कोरोना की टेस्टिंग के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा था, टेस्टिंग किट्स कम पड़ रही थी। बाइडेन प्रशासन नई टेस्टिंग किट की होम डिलीवरी करने का प्लान बनाया है, और इसके अलावा कोविड टेस्टिंग के सेंटर्स भी बढ़ाए जाएंगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट की सबसे डेंजर सिचुएशन यूरोप में है। ब्रिटेन, पोर्चुगाल और डेनमार्क में इसका कम्युनिटी ट्रांसमिशन तेजी से हो रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन रेट इतना ज्यादा है कि इन देशों में 2 दिनों में केसेस डबल हो गए हैं। यूरोप के 53 में से 38 देशों में नया वेरिएंट डिटेक्ट हो चुका है। ओमिक्रॉन की वजह से यूरोप इस वक्त कोरोना वायरस की 4th वेव का सामना कर रहा है। पिछले साल की तुलना में इस समय यूरोप में रोजाना 40% केसेस ज्यादा आ रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए यूरोपीय देशों ने वैक्सीन की बूस्टर डोज देना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी ओमिक्रॉन के बारे में ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए WHO को भी नहीं पता कि इस वेरिएंट पर काबू पाया जाए तो कैसे। WHO ने वार्निंग दी है कि यूरोप में तो कोरोना की नई वेव का तूफान आ रहा है। We can see another storm coming. Omicron is becoming or already has become dominant in several countries, including Denmark, Portugal and the United Kingdom, where its numbers are doubling every 1.5 to 3 days
generating previously unseen transmission rates. Within weeks, Omicron will dominate in more countries of the region, with a threat to push already overwhelmed health systems further to the brink. The sheer volume of new COVID-19 infections could lead to more hospitalization and to disruption of other critical health services. WHO की चिंता समझी जा सकती है। ऑफिशियल साफ साफ कह रहे थे कि कोरोना का तूफान आने वाला है। अभी ओमिक्रॉन का यह वेरिएंट बहुत घातक भले ना हो, लेकिन एक्सपर्ट को डर है अगर आने वाले वक्त में इस वायरस में कुछ और म्यूटेशन हो गया और यह वायरस खतरनाक रूप अख्तियार कर ले तो इसका क्या अंजाम होगा, इसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि भीड़ भाड़ में जहां तक संभव हो न जाएं, घर से बाहर निकलते वक्त हमेशा मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। इसका पालन नए साल 2022 में भी करें और अगर अभी तक आपने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाई है तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाएं। अब कुछ राजनीति की बात करते हैं। महाराष्ट्र में आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सेहत सियासत का सबसे बड़ा इशू बन गई। आज महाराष्ट्र विधानसभा के विंटर सेशन की शुरुआत हुई। सेशन के पहले दिन बीजेपी नेताओं ने चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की तबीयत को इशू बनाया। शुरुआत महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के एक बयान से हुई, जिसमें उन्होंने कहा अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें मुख्यमंत्री का चार्ज किसी और को सौंप देना चाहिए। चंद्रकांत पाटिल ने उद्धव की सेहत के बहाने महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के साथियों पर भी तंज कसा। पाटिल ने कहा उद्धव को एनसीपी पर भरोसा नहीं है तो वो सीएम का चार्ज अपने बेटे आदित्य ठाकरे को सौंप सकते हैं। चंद्रकांत पाटिल ने उद्धव की सेहत पर कमेंट किया, फैमिली पर बोले तो शिवसेना के नेता भड़क गए। विधानसभा परिसर में शिवसेना के नेताओं ने चंद्रकांत पाटिल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उद्धव ठाकरे की सेहत पर जिस बयान से पूरी पॉलिटिक्स हुई, पहले वो बयान मैं आपको सुनवा देता हूं। बीमार है, थोड़ी बीमारी थोड़ी चिंताजनक है, तो उन्होंने ये जिद नहीं रखनी चाहिए तबीयत को ठेस पहुंचाकर कि मैं जाऊं, तो उन्होंने किसी को चार्ज देना चाहिए। सदन में जब प्रश्न उपस्थित होते हैं, मिनिस्टर जब कम पड़ता है तो सीएम ने खड़ा होकर उसको जवाब देना चाहिए। सदन में कौन है? तो सदन में यदि उनको राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, तो स्वाभाविक भी है, उनकी परंपरा इसलिए, और तबीयत अच्छी नहीं है तो उन्हें आराम करना चाहिए, सिर्फ किसी को चार्ज देना चाहिए। सिर्फ चंद्रकांत पाटिल ही नहीं बोले, बीजेपी के एक और सीनियर नेता सुधीर मुनगंटीवार ने भी उद्धव के विंटर सेशन में न आने पर सवाल खड़े किए। मुनगंटीवार ने उद्धव ठाकरे को शरद पवार से सीखने की नसीहत दी। यह हमारा अकेला जनतंत्र है महाराष्ट्र का, जहां का अधिवेशन अध्यक्ष के बिना और मुख्यमंत्री के बिना हो रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है। मुझे लगता है कि इतना खुर्ची पे प्रेम अच्छा नहीं होता। हाँ, आपने हमारे साथ विश्वासघात किया, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आपके सहकारी भी आपके साथ विश्वासघात करेंगे। आपके परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री बनाइए, हम सपोर्ट करेंगे, मगर विदाउट ड्राइवर गाड़ी और विदाउट मुख्यमंत्री अध्यक्ष विधानसभा अधिवेशन, ये मुझे लगता है कि शोकांतिका है। ये हमारे जनतंत्र के बारे में बड़ा गंभीर विषय है। शरद पवार साहब भी जब मुख्यमंत्री थे तो ऐसी घटनाएं हुई ना, वो कहीं विदेश दौरे पे गए तो उन्होंने चार्ज अपने सहकारी को दिया था। तो पवार साहब का बाकी मार्गदर्शन बाकी विषयों में चलता है, तो ये विषय में पवार साहब का मार्गदर्शन भी लेना चाहिए ना। उनको डर लगता है कि जैसा अपन ने बीजेपी के साथ और जनता के साथ जो किया है, बीज बोओगे बबूल के तो बेर कहाँ से आए। कल जाके अगर अजीत दादा को चार्ज दे दिया और फिर से अजीत दादा ने कह दिया, कुछ गड़बड़ किया कि मैं चार्ज नहीं छोड़ता, मुझे किसी का समर्थन है, तो गड़बड़ हो जाती है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि महाराष्ट्र असेंबली के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब विधानसभा का अधिवेशन विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बिना हो रहा है। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे से जाहिर सवाल पूछे गए। आदित्य ने कहा उनके पिता की तबीयत ठीक है और वो जल्द ही लोगों के सामने आएंगे।
सीएमची तब्येत कशी आहे? सीएम साहेब एकदम बरे आहेत. सकाळी पण फोन काल पण कॅबिनेट झाली. त्यांना जेव्हा योग्य वाटेल तेव्हा ते येतील, कारण आता पण उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं की जेव्हा सीएम साहेब येतील तेव्हा आपल्या सर्वांना कळेल. बीजेपी नेताओं के ऐसे बयानों पर राजनीति तो होनी थी। उद्धव ठाकरे की सेहत के बहाने जब बीजेपी ने महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के रिश्तों पर हमला किया, जब कहा कि उद्धव की तबीयत ठीक नहीं हो तो अपना चार्ज एनसीपी या कांग्रेस के किसी सीनियर मिनिस्टर को दे देना चाहिए था, लेकिन उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और एनसीपी पर भरोसा नहीं है, तो ये बात एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार तक गई, जिसके बाद एनसीपी के लीडर्स मैदान में उतरे और बीजेपी नेताओं के बयानों के लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने लगे। उनका सर्जरी होने के बाद डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन कोई भी कैबिनेट मीटिंग उन्होंने स्किप नहीं की। वो वर्चुअली कैबिनेट अटेंड करते हैं, फाइलें उनके कार्यालय से उनके घर जाती है, वो क्लियर करने का काम करते हैं। और हमें लगता है कि जो बीजेपी मुख्यमंत्री के उपस्थिति को लेकर सवाल खड़ा कर रही है, उन्हें बताना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री सदन चल रहा है, कितने दिन उपस्थित रहे प्रधानमंत्री सदन में, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि मैं सदन में आऊंगा। जो लोग मुख्यमंत्री की उपस्थिति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, पहले वो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति को देखें। बीजेपी नेताओं ने उद्धव ठाकरे की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए। ये उनकी अपनी सियासत है, लेकिन यह बात सही है कि उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं है। थोड़े दिन पहले उनकी सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी हुई है, जिसके बाद से वो घर पर ही आराम करते हैं और वहीं से काम कर रहे हैं। 61 साल के उद्धव काफी दिनों से नेक पेन से, गर्दन के दर्द से जूझ रहे थे। दर्द बढ़ा तो डॉक्टर की सलाह पर वो 10 नवंबर को हॉस्पिटल में एडमिट हुए। 12 तारीख को उनकी सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी हुई। उद्धव 2 दिसंबर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। तब से वो घर पर रहकर ही रिकवर कर रहे हैं और घर पर ही उनकी फिजियोथेरेपी चल रही है। बीजेपी नेताओं के सारे बयानों पर संजय राउत ने दिल्ली में पलटवार किया। जिनके मन में कुछ शंका है, मैं आपको मुंबई में आने का न्योता देता हूं। आप आइए मुंबई में, हम उद्धव जी से मिलेंगे। आप देखिए तबीयत क्या है उनकी। ये लोगों की तबीयत बिगड़ गई है, बीजेपी वालों की, महाराष्ट्र की, क्योंकि हमारी सरकार की भी तबीयत ठीक है और मुख्यमंत्री की भी ठीक है, तो इसलिए उनकी तबीयत बार बार बिगड़ रही है। लगता है उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा अभी सबको। ये चंद्रकांत पाटिल जी कौन है? अपने पार्टी की तरफ देखिए। हमारे पार्टी में हमारे सरकार को क्या करना हम देखेंगे, हम सक्षम हैं। आपकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि सिर्फ संजय राउत ही बोलते हैं। मैं ही बोलूँगा, मैं पार्टी का नेता हूँ, मैं उद्धव ठाकरे जी का मित्र हूँ, सब कुछ हूँ। पार्टी हमारी है। आप अगर हम पर हमले करेंगे तो मैं बोलूँगा, क्योंकि मुझे बोलने की क्षमता है और आप मेरी बात सुनते हो, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। मैं ही ठोक दूंगा ना आपको। आप मुझसे डरते हो, मुझे मालूम, क्योंकि बहुत कोशिश की हमें तोड़ने की, हमें डिमोरलाइज करने की। हमारे फैमिली के ऊपर, मुझ पर बहुत इल्ज़ाम लगाए, झूठे मोटे, ईडी, ये वो सब, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। हम चट्टान की तरह खड़े हैं। तो महाराष्ट्र की जनता को क्या भरोसा देंगे तबीयत को लेकर? उद्धव जी कब से संभालेंगे ठीक से? जब यहाँ मोदी जी संभालेंगे। देखो मोदी जी भी तबीयत उनकी बहुत स्वस्थ है। कितने बार आपने उनको देखा पार्लियामेंट में, तो उद्धव जी भी आ जाएंगे विधानसभा में, और जरूर आएंगे। दिन भर बीजेपी नेताओं की बातों पर इस तरह के कमेंट्स हुए, जुबानी जंग हुई, तो शाम को फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस सामने आए। उन्होंने कहा बीजेपी उद्धव ठाकरे की सेहत पर कोई कमेंट नहीं कर रही है, लेकिन अगर वो नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने अपना काम किसी और को सौंपना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की अगर तबीयत खराब है और वो यहाँ नहीं आते हैं तो उसके ऊपर हमारा कोई आक्षेप नहीं है। उनकी तबीयत ठीक होगी तो उन्होंने यहाँ आना ही चाहिए। अगर नहीं होगी तो नहीं आएंगे तो भी हम आक्षेप नहीं लेंगे। केवल हमारा कहना इतना ही कि काम रुकना नहीं चाहिए, और इसलिए अगर वो नहीं आ सकते, कुछ जिम्मेदारियां हैं तो उस जिम्मेदारियों का उन्होंने बंटवारा करना चाहिए। ये बात सही है कि उद्धव ठाकरे की हेल्थ ठीक नहीं है, अस्वस्थ हैं, घर में रहकर रिकवर कर रहे हैं, इसमें वक्त लग सकता है,
लेकिन आज उनकी हेल्थ को लेकर जिस तरह की सियासत हुई वो अच्छी बात नहीं है। सबको मिलकर के उद्धव ठाकरे के जल्दी रिकवरी की, जल्दी सेहत ठीक होने की दुआ करनी चाहिए थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की बात सही है, महाराष्ट्र बड़ा राज्य है और उद्धव ठाकरे पर बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वो अपनी हेल्थ की वजह से ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं, कामकाज संभालने में दिक्कत हो रही है, तो उन्हें अपना चार्ज कुछ दिन के लिए किसी और को दे देना चाहिए। ऐसा पहले कई बार हुआ है। आज उत्तराखंड से भी सियासत की बड़ी खबर आई। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने लगातार 3 ट्वीट करके सीधे सीधे पार्टी हाईकमान पर निशाना साधा, पार्टी संगठन पर गंभीर सवाल खड़े किए। रावत ने आरोप लगाया कि पार्टी हाईकमान की तरफ से उत्तराखंड में तैनात लोगों ने उनके हाथ पांव बांध दिए हैं। रावत ने अपने ट्वीट्स में राजनीति से रिटायर होने तक का भी इशारा कर दिया। हरीश रावत ने ट्विटर पर क्या क्या लिखा उससे पहले समझ लेते हैं। पहला ट्वीट रावत ने लिखा, अजीब सी बात है, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश जगहों पर मदद करने के बजाय या तो मुंह फेर कर खड़ा हो गया है या नेगेटिव भूमिका निभा रहा है। दूसरे ट्वीट में हरीश रावत ने लिखा, जिस चुनाव रूपी समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। रावत ने आखिरी और तीसरे ट्वीट में लिखा, फिर चुपके से मन के एक कोने से आवाज उठती है, न दैन्यम न पलायनम। बड़ी उपापो की स्थिति में हूं, नया वर्ष शायद रास्ता दिखा दे। मुझे विश्वास है कि भगवान केदारनाथ जी इस स्थिति में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। हरीश रावत ने जब ये 3 ट्वीट किए उसमें बहुत सारे सवाल उठे। पहला सवाल, पार्टी संगठन में वो कौन लोग हैं जो हरीश रावत की मदद करने के बजाय उनका रास्ता रोक रहे हैं। ट्वीट करने के थोड़ी देर बाद हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने रावत से इन ट्वीट के बारे में सवाल पूछे। आपने ना एक पोस्ट लिखी है और सीधे तौर पे आपने बहुत बड़े कटाक्ष किए हैं। आपने कहा है कि संगठन के लोग या तो मुंह फेर ले रहे हैं या नकारात्मक कार्य कर रहे हैं। आपका मैसेज किसकी ओर है? और आप कह रहे हैं कि मन करता है कि बैठ जाऊं, फिर मन से आवाज आती है। क्या हरीश रावत आला कमान को मैसेज दे रहे हैं? क्या है इसका पूरा मतलब क्या है सर? और इसी में एक जुड़ता हुआ सवाल ये है कि आपने उससे पहले भी एक पोस्ट की थी, उसमें भी आपने कहा था कि जनता की डिमांड, जनता का बार बार रुझान आ रहा है कि हरीश रावत सबसे बेहतर सफल टीम। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को समर्पित है कि राज्य के अंदर बेरोजगारी की स्थिति क्या है। बाकी जो मैंने बातें ट्वीट के जरिए कही हैं उस पर मैं अलग से कभी बात करूँ। सर वो बता दीजिए। आपके उपयोग की चीज हो तो चलाइए, उपयोग की चीज ना हो तो उसको पेंडिंग रखिए। नहीं, आपको ज्यादा उपयोग की चीज है ना। मेरे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है, इसलिए मेरे लिए और राज्य के लिए जो उपयोग की चीज है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। शाम को पत्रकारों ने एक बार फिर हरीश रावत को घेरा, उनसे सवाल किए, पूछा ऐसा ट्वीट क्यों किया। रावत ने कहा वो सही समय पर इन सवालों के जवाब देंगे। रावत ने पत्रकारों से बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह दी। उन्होंने कहा आप इन सब का आनंद लीजिए। हरीश रावत की पूरी बात मैं आपको सुनवा देता हूं। सर आपने ट्वीट क्यों लिखा सर? दो शब्द बोल दीजिए सर क्यों लिखा? समय आएगा तो आपको बताएंगे ना। आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? लेकिन सर आपको क्या लगता है ऐसी मजबूरी क्यों आनी पड़ी सर? जब आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको शेयर करेंगे? इतनी मजबूरी क्या हुई सर आज? जब मगर आपको बुलाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। आप इस समय आनंद लीजिए। आज उत्तराखंड में कांग्रेस की जो हालत है, थोड़े दिनों पहले इसी तरह की हालत पंजाब में थी। तब हरीश रावत पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज थे। तब कैप्टन अमरिंदर सिंह को
अपमानजनक तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटना पड़ा था। आज जब हरीश रावत ने ट्विटर पर अपना दर्द बयां किया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को उन पर कमेंट करने का मौका मिला। कैप्टन ने हरीश रावत को टैग करते हुए एक अंग्रेजी की कहावत लिखी। कैप्टन ने लिखा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपके भविष्य की योजनाओं के लिए ऑल द बेस्ट। शाम को हरीश रावत के सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल ने एक बड़ा बयान दिया। हरीश रावत की तरफ से सीधे सीधे उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। सुरेंद्र अग्रवाल ने आरोप लगाया कि देवेंद्र यादव एक गुट को बढ़ावा दे रहे हैं और बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य निर्माण में कांग्रेस को 2002 में सत्ता में वापसी में उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और यदि उन्होंने कोई ट्वीट किया है, अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, अपने मन की बात की है, तो उसका बड़ा गहरे मतलब होगा। और जो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता सोच रहा है, जो चर्चा चल रही है, उसके अनुसार ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ताकत भाजपा से मिली भगत कर भाजपा से साजिश रचकर कांग्रेस की वापसी में इस राज्य के बाधा उत्पन्न करना चाहती है। तो प्रभारी का काम कोऑर्डिनेट करना होता है, समन्वय स्थापित करना होता है, परंतु यदि प्रभारी ही कहीं बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो ये तो गंभीर बात है। और लगता यह है कि भाजपा के मंसूबों को पूरा करने के लिए कोई अदृश्य ताकत जो साजिश कर रही है, उसमें हमारे कई बड़े नेता जो हैं वो शामिल हो गए हैं। उत्तराखंड में हरीश रावत कांग्रेस के सबसे मजबूत और सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अगर वो चाहते हैं कि चुनाव में कांग्रेस उन्हें पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करे तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर कांग्रेस उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस को फायदा होगा। हरीश रावत ये मानते हैं कि बिना चेहरे के अगर उत्तराखंड में मुकाबला करेंगे तो ये कांग्रेस वर्सेस नरेंद्र मोदी का मुकाबला होगा, जिसे जीतना बहुत मुश्किल होगा। और रावत की बात सही है कि अगर पार्टी उन्हें चेहरा बनाएगी तो ये मुकाबला पुष्कर धामी बनाम हरीश रावत के बीच होगा और इसमें कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन प्रदेश में जो कांग्रेस के नेता हैं वो हरीश रावत की मुखालफत कर रहे हैं। वो कहते हैं अगर हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव लड़ा तो कांग्रेस एक बार फिर से हार जाएगी, पहले एक बार हार चुकी है, इसलिए उन्हें पार्टी का सीएम कैंडिडेट घोषित न किया जाए। लेकिन हरीश रावत इस बार सही रास्ते पर हैं। उन्होंने साफ कर दिया अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया गया, अगर टिकट बांटने के अधिकार उनको नहीं दिए गए तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस को फिर से वही नुकसान झेलना पड़ेगा जो कांग्रेस ने पंजाब में अमरिंदर सिंह को हटाकर झेला। आज शहरों के नाम बदलने को लेकर एक नया विवाद खड़ा हुआ। आरएसएस के एक ट्वीट से बहस शुरू हुई जिसमें लिखा था आरएसएस से जुड़े संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों की समन्वय बैठक अगले महीने 5 से 7 जनवरी को भाग्यनगर तेलंगाना में होगी। ट्वीट एक लाइन का था, लेकिन इसमें हैदराबाद को भाग्यनगर बताया गया था। आरएसएस के इसी ट्वीट को विरोधियों ने सियासी मुद्दा बनाया। इंटरेस्टिंग बात यह कि आरएसएस ने अपने ट्वीट में हैदराबाद को भाग्यनगर लिखा, पर नाम बदलने जैसी कोई बात तो नहीं कही थी। फिर भी नाम बदलने को लेकर सवाल पूछे जाने लगे। बीजेपी के नेता बताने लगे कि ऐतिहासिक शहरों के नाम बदलना गलत नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा हैदराबाद का उल्लेख भाग्यनगर जो उसका मूल नाम है इस पद्धति से हमेशा किया गया है, इसमें कुछ नया नहीं है। शिवसेना वाले जब हमारे साथ थे तब तक औरंगाबाद को संभाजीनगर कहते थे, अभी पता नहीं उनकी क्या मंशा है, मैं नहीं जानता। तो पुराने नामों का उल्लेख किया जाना इसमें कुछ गलत नहीं है, उसमें क्या गलत है। ये बात सही है कि आरएसएस हमेशा ऐसे नामों का इस्तेमाल करती रही है। आज हैदराबाद में बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी से एक कमेंट की उम्मीद थी, लेकिन वो तो नहीं बोले। लेकिन उनकी पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने नाम बदलने की बातों को फिजूल की बात बताया। इम्तियाज जलील ने कहा ऐसी चर्चाएं मेन इश्यू से ध्यान भटकाने के लिए की जाती हैं।
लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कुछ ऐसे फिजूल के मुद्दे आप छोड़ डालो मार्केट के अंदर कि लोग उसी के ऊपर चर्चा करते रहे। अब हम जाके हैं तो उत्तर प्रदेश में पूछने वाले हैं कि साहब महंगाई के बारे में क्या कर रहे हैं, आप बेरोजगारी के बारे में क्या कह रहे हैं, तो आरएसएस कह रही नहीं अपन हैदराबाद का नाम बदलने की बात करेंगे करके। तो ये ऐसे फिजूल के मुद्दे, अब देखिए लोग बहुत होशियार हो चुके हैं। आरएसएस को मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले आप ये समझते थे कि आप बहुत ज्ञानी लोग हैं उसमें और सारा ज्ञान आप ही बांटते हैं करके, अब लोग बहुत ज्ञानी हो चुके हैं। इस मुद्दे के बारे में हम तो पहले, हमारे से प्रतिक्रिया लेने से पहले आप वहाँ पे बैठे हुई सरकार में जो टीआरएस है, कांग्रेस गवर्नमेंट है, उन लोगों से भी थोड़ा सा उनसे भी पूछ लीजिएगा कि उनकी क्या राय है करके। हम तो किसी भी तरह के नामकरण का हम विरोध करते हैं। असल में ये बात कोई नई नहीं है। हैदराबाद म्यूनिसिपल इलेक्शन के वक्त योगी आदित्यनाथ ने और होम मिनिस्टर अमित शाह ने जब वहां कैंपेन किया था तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की बात की थी। इसलिए जब आरएसएस ने हैदराबाद को भाग्यनगर लिखा तो सभी पार्टियों को योगी और अमित शाह की बात याद आ गई। लेकिन जहां तक आरएसएस का सवाल है, आरएसएस आमतौर पर अपने कन्वेंशन के दौरान इन नगरों को पुराने नामों से ही पुकारता आया है। अब आपको कश्मीर से आई एक अच्छी खबर बताता हूं। आज श्रीनगर के सबसे पुराने सेंट ल्यूक्स चर्च से बहुत खूबसूरत तस्वीरें आई हैं। 30 साल बाद आज इस चर्च में प्रेयर हुई। क्रिसमस से ठीक पहले बड़ी संख्या में लोग चर्च के बाहर इकट्ठा हुए। सेंट ल्यूक्स 125 साल पुराना चर्च है। इस चर्च को 1896 में बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे चर्च की हालत जर्जर हो गई। कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस चर्च को रिस्टोर करने के लिए काफी मेहनत की। चर्च की हालत बिल्कुल खराब थी। चर्च का मुख्य शिखर टूट गया था, छत भी टूट फूट गई थी, जिसे फिर से रिस्टोर किया गया है। अब सिर्फ बाहरी हिस्से को सजाने संवारने का काम चल रहा है। कल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा चर्च का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन चर्च को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अप्रैल 2020 में इसका हमने काम स्टार्ट किया। हमने इसको पूरे उसी तरीके से, जिस तरीके से ये पहले 125 साल पहले बना हुआ था, उसी पैटर्न पे कोई चेंज नहीं की और इंशाल्लाह हमने इसको कंप्लीट कर दिया। रेनोवेशन कंप्लीट हो गई। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ये तहिया किया है स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स में जो भी हेरिटेज बिल्डिंग्स थी उनको रेनोवेट करने का काम जारी है। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी, हमारी डायरेक्टरेट की कोशिश रहेगी, टूरिज्म डिपार्टमेंट की कोशिश रहेगी, जितने भी पुराने स्ट्रक्चर है, जितने भी आर्कियोलॉजिकल के डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर है, वो कंप्लीट होके रहेंगे और अपने शेप में वापस आएंगे। मैं कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की तारीफ करूंगा। उनकी लीडरशिप में चर्च का रेस्टोरेशन एक बहुत अच्छा काम है। इससे एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। वैसे भी कश्मीर में फिजा बदल रही है। एक बार फिर से सैलानी कश्मीर की वादियों का रुख कर रहे हैं। पिछले महीने सिर्फ नवंबर में 1,27,000 टूरिस्ट कश्मीर आए थे, जो पिछले 7 साल में सबसे ज्यादा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।